हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रीटीज, पैक्टा sunt servanda, यूज कोजेंस, क्रिएशन, इनवैलिडिटी एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। ये सब पढ़ेंगे वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यही प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो ट्रीटीज को गवर्न करता है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आई नीड सब्सक्राइबर्स गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्रीटी इज अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट, लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट मान लो इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, ट्रीटी बिटवीन एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बीच में होती है। एक्टर्स क्या हो सकते हैं? स्टेट्स हो सकते हैं, सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जैसे यूएन हो गया, आईसीआरसी हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलग अलग नाम होते हैं। ट्रीटी के कन्वेंशन बोला जाता है, पैक्ट, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, प्रोटोकॉल, कॉवेनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। प्रोटोकॉल एक तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अमेंडमेंट टू ट्रीटी होता है। कन्वेंशन एक लार्ज स्केल ट्रीटी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटी। और पैक्ट, एक्सचेंज ऑफ लेटर, कॉवेनेंट ट्रीटी के दूसरे नाम है। देखो, कोडिफाइड लॉ ट्रीटीज पे है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, वीसीएलटीज को बोलते हैं। इसमें प्रियम्बल है, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 85 आर्टिकल्स है। इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 27, 1980। इसके हिसाब से नॉन सॉवरेन स्टेट्स कैन ऑल्सो कंक्लूड ट्रीटीज, जो कि कॉलोनी, ट्रस्ट टेरिटरी, प्रोटेक्टोरेट, वैसल स्टेट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ ट्रीटी। ये जब हम स्टेट पढ़ेंगे उसके बारे में, इन सारी टर्म्स के बारे में, तब हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये अलग अलग तरह के स्टेट होते हैं, इनको फुल सॉवरेनिटी नहीं होती है। ट्रीटीज दो तरह की हो सकती है। लॉ मेकिंग ट्रीटीज, देखो कोई ट्रीटी है बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रही है, ठीक है, तो वो लॉ मेकिंग ट्रीटी हो जाती है। और कोई ट्रीटी दो जनों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, या 2-3 पार्टीज के बीच में कोई स्पेसिफिक इशू पे होती है, उसको ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ट्रीटीज की ऑब्लिगेटरी फोर्स का बेसिस है पैक्टा sunt servanda। पैक्टा sunt servanda का मतलब होता है अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। अगर इसको और डिटेल में देखें तो स्टेट्स आर बाउंड टू फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशंस अज्यूम्ड बाय देम अंडर ट्रीटीज। जो ट्रीटी साइन करी है गुड फेथ में, उसकी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 26 पैक्टा sunt servanda को एम्बॉडी करता है। वो बोलता है एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय देम इन गुड फेथ। आर्टिकल 27 और स्ट्रेंथन करता है और बताता है कि आप एज अ स्टेट अपने इंटरनल लॉ का बहाना नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा इंटरनल लॉ रीजन था कि हम ट्रीटी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाए। इंटरनल लॉ का एक्सक्यूज इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। एक्सेप्शंस टू पैक्टा sunt servanda। पैक्टा sunt servanda एप्लीकेबल होता है, लेकिन कई बार ट्रीटीज ऑब्लिगेटरी नहीं होती। कब कब नहीं होती? इन 3 केसेस में नहीं होती। सबसे पहला, व्हेन अ न्यू स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। मान लो कंट्री है कोई, उसमें डिक्टेटरशिप का रूल है, उसने डिक्टेटरशिप रूल के दौरान उस कंट्री ने ट्रीटीज साइन करी, और नई वो डिक्टेटरशिप का जो रूल है वो हट गया वाया रेवोल्यूशन, और नई गवर्नमेंट आ गई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। अब जो नई रिजीम है ना, जो रिवोल्ट के थ्रू आई है, वो नई रिजीम पे ऑब्लिगेशंस नहीं है जो पुरानी रिजीम ने ट्रीटीज साइन की थी, ठीक है। तो अगर नया एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट नया स्टेट बनता है, तो उन पे पुरानी जो स्टेट है उसकी ट्रीटीज नहीं एप्लीकेबल होंगी, ऑब्लिगेटरी नहीं होंगी। ट्रीटी ऑब्लिगेशंस विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सीडेड और मर्ज्ड। अब मान लो कोई कंट्री है, उसकी ये इतनी सी प्रॉपर्टी है, ये किसी दूसरी कंट्री के अंडर में चली गई, ठीक है। अब इस कंट्री ने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी ट्रीटी साइन करी है ना, अब वो उनको कैसे ऑब्लाइज करेगी? क्योंकि ये तो अब इनकी कंट्री का पार्ट ही नहीं है जिससे रिलेटेड ट्रीटी का था, तो अब वो फुलफिल नहीं कर सकती। तो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सीडेड और मर्ज्ड। अगला आता है रेबस 6 tantivus। इसको पूरा बोलते हैं क्लॉजुला रेबस 6 tantivus। इसका मतलब ये इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेज। आर्टिकल 62 ऑफ वीसीएलटी मेंशन्ड है। मतलब अब ये इतना वाइड हो गया है कि इसका मिसयूज भी होता है बहुत ज़्यादा, कि इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रीटी अब एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज। अभी फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज क्या होते हैं? ये केस टू केस कुछ भी हो सकते हैं, काफ़ी वाइड एम्बिट है इसका। तो ये 3 एक्सेप्शंस टू पैक्टा sunt servanda होते हैं। ट्रीटी क्या होती है हमको पता पड़ गया, लेकिन ट्रीटी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है? तो इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है हर स्टेट के थ्रू। हर स्टेट एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है जो जाके नेगोशिएट करेगा, और इसके पास फुल पावर्स होती हैं टू साइन द ट्रीटी। वो रिप्रेजेंटेटिव जाके नेगोशिएशन करता है और अडॉप्शन होता है ट्रीटी का। अब मान लो कुछ ही स्टेट्स हैं तो सबकी कंसेंट चाहिए होगी, लेकिन मान लो बहुत लार्ज स्केल चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें सबकी कंसेंट नहीं है, तो 2/3 अगर कंसेंट है ना, 2/3 मेजॉरिटी है, तो 2/3 मेजॉरिटी में ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया जाता है।
नेक्स्ट आता है सिग्नेचर्स। सिग्नेचर बेसिकली असेंट होती है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी कि हाँ भाई ट्रीटी का टेक्स्ट ऑथेंटिकेट कर लिया है और फुल कंसेंट है स्टेट की तरफ से ट्रीटी को फुलफिल करने की। लेकिन सिग्नेचर्स पे हमेशा ट्रीटी फोर्स में नहीं आती, सिग्नेचर पे भी फोर्स में आ जाएगी अगर उनका इंटरनल कोई प्रोसेस नहीं है कंट्री का। कई कंट्रीज़ का एक इंटरनल प्रोसेस होता है, ट्रीटी को साइन करने के बाद ट्रीटी को अब उधर के नेशनल लेजिस्लेशन में लाया जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। वो पूरा प्रोसेस करने के बाद ट्रीटी रेटिफाई हो जाती है। अगर वो प्रोसेस नहीं चाहिए तो सिग्नेचर पे ही ट्रीटी फोर्स में आ जाती है, वरना रेटिफिकेशन के बाद ट्रीटी फोर्स में आ जाती है। अब मान लो ये ट्रीटी पूरी साइन वाइन हो गई, रेटिफाई हो गई, फोर्स में आ गई, 120 कंट्रीज़ हैं वो एक ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं और सबके सब ने रेटिफाई कर दिया, लेकिन कोई नए मेंबर स्टेट को उस ट्रीटी में जुड़ना है तो वो क्या करेगा? ठीक है, ये नेगोशिएशन अडॉप्शन तो हो गया, तो वो असेशन या एडिशन के थ्रू एंटर हो सकता है। ट्रीटी में प्रोविजंस होते हैं असेशन या एडिशन के बारे में कि नया स्टेट कैसे जुड़े, लेकिन अगर नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ट्रीटी के अंदर, तो बाकी स्टेट की कंसेंट के साथ ही कोई नया मेंबर स्टेट आ सकता है, बिना कंसेंट के नहीं आ सकता। फिर एंट्री इनटू फोर्स। एंट्री इनटू फोर्स का मतलब क्या होता है? एंट्री इनटू फोर्स का मतलब होता है ट्रीटी का फोर्स में आई। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सिग्नेचर पे आ सकती है, रेटिफिकेशन में आ सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड द ट्रीटी। ठीक है, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। अब देखो रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, ट्रीटी तब भी वैलिड होगी, इनवैलिड नहीं हो जाएगी बिना रजिस्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के पास। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना तो आप उस ट्रीटी को इन्वोक नहीं कर सकते किन्हीं भी यूएन ऑर्गन्स के सामने। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी किसी सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के कोई भी ऑर्गन के सामने ट्रीटी को इन्वोक करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन जरूरी है। तो ये है ट्रीटी फॉर्मिंग का पूरा प्रोसेस। बात करते हैं रेटिफिकेशन की। आर्टिकल 2(1)(b) में रेटिफिकेशन बताया गया है। रेटिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल एक्ट वेयर बाय स्टेट एस्टैब्लिशेज ऑन द इंटरनेशनल प्लेन इट्स कंसेंट टू बी बाउंड बाय अ ट्रीटी। The rights and obligation of the treaties are applicable from date of ratification and not date of signing. The state must avoid doing anything which defeats the object of the treaty between the period of signing and ratification. Obviously, ratification of treaty does not have retrospective effect, सिर्फ prospective effect होता है treaties का हमेशा। Ratification is an internal matter governed by internal rules. इंडिया में ratification president करता है on the advice of central cabinet. States are neither bound to ratify a treaty nor give an explanation about it. मना कर सकते हैं वो। UN Charter gives Security Council power to exert pressure. जैसे बताया state is not bound to ratify, ठीक है, लेकिन अगर वो मैटर रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से तो सिक्योरिटी काउंसिल प्रेशर डाल सकता है एक स्टेट पे फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशंस टू अ ट्रीटी। ठीक है, रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? मान लो एक ट्रीटी है, वो बात करती है 1, 2, 3, 4, 5 इश्यूज़ पे बात करती है वो। ठीक है, अब कोई नेशन है, कोई स्टेट है जो बोलता है कि 1, 2, 3 नंबर हमको एक्सेप्टेड है लेकिन 4 और 5 हमको एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो ट्रीटी को रेटिफाई कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन इन दोनों का रिजर्वेशन क्रिएट करेगी। हम 4 और 5 से ऑब्लाइज नहीं होंगे लेकिन 1, 2, 3 से ऑब्लाइज होंगे। तो रिजर्वेशन होगा मतलब ट्रीटी में कुछ चेंज करके उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टिंग अ ट्रीटी बट विद एक्सक्लूजन और मॉडिफिकेशन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ट्रीटी इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग द ट्रीटी विद रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस आर अलाउड और प्रोवाइडेड बाय ट्रीटी इटसेल्फ। ट्रीटी में ही लिखा होगा रिजर्वेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अगर ट्रीटी में लिखा है रिजर्वेशन नहीं अलाउड है तो ऑब्वियसली नहीं अलाउड है, लेकिन मान लो ट्रीटी में कुछ नहीं लिखा है, ट्रीटी साइलेंट है, ठीक है, तो रिजर्वेशंस बनाए जा सकते हैं। मान लो ट्रीटी में रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो भी रिजर्वेशन आप रख सकता है कोई स्टेट, लेकिन इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, ये वाली कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। इफ अ स्टेट ऑब्जेक्ट्स टू अ रिजर्वेशन मेड बाय अनदर स्टेट देन द ट्रीटी वुड नॉट ऑपरेट बिटवीन द ऑब्जेक्टिंग स्टेट्स एंड द स्टेट विच मेड द रिजर्वेशन। मान लो स्टेट ए है, बी है और सी है। ए ने ट्रीटी फुली एक्सेप्ट कर ली, बी ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इन रिजर्वेशंस के साथ ए को बी के रिजर्वेशंस एक्सेप्टेड है और सी को एक बी के रिजर्वेशंस एक्सेप्टेड नहीं है। तो सी और बी ये दोनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे बी ने ट्रीटी साइन ही नहीं करी है। ठीक है, बी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी सी के प्रति और सी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी बी के प्रति, सिर्फ ए और बी के बीच में ही होगी। तो जो स्टेट एक्सेप्ट करता है रिजर्वेशन उसी के रिगार्ड में ऑब्लिगेशंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस लैटिन मैक्सिम की, पैक्टा तरतिस नेक नोसेंट नेक प्रोसुंत। प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज सॉरी। इसका मतलब है ट्रीटीज नीदर ऑब्लिगेट नॉर बेनिफिट थर्ड पार्टीज।
अ ट्रीटी बाइंड्स द पार्टीज एंड ओनली द पार्टीज, इट डज नॉट क्रिएट ऑब्लिगेशंस फॉर अ थर्ड स्टेट। जिस स्टेट का उस ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है उसकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होगी। लेकिन एक्सेप्शंस, कब कब ऑब्लिगेशंस होगी? नंबर 1, द थर्ड पार्टी एक्सेप्ट्स ऑब्लिगेशन। थर्ड पार्टी खुद बोलती है कि मेरे को ऑब्लिगेशन दो वाया कोलैटरल एग्रीमेंट या किसी भी थ्रू इन राइटिंग, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करती है ऑब्लिगेशन तो उस पर ऑब्लिगेशन होगी। ये लिखा आर्टिकल नंबर 35 में और ऑफ VCLT। राइट्स फॉर थर्ड स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड। अब इसमें लिखा है साफ इसमें लिखा है ट्रीटीज नाइदर ऑब्लिगेट नॉर बेनिफिट थर्ड पार्टी, लेकिन ये बेनिफिट वाला पार्ट गलत है VCLT के हिसाब से। राइट फॉर थर्ड स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड आर्टिकल 36, ठीक है। तो मैक्सिमम पूरा अप्लाई नहीं होता है। नंबर 3, इंटरनेशनल कस्टम्स क्रिएटेड बाय ट्रीटी बाइंडिंग अपॉन थर्ड स्टेट ऑल्सो। इंटरनेशनल कस्टम, देखो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ पूरा का पूरा सब पे, पूरे सारे नेशंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी पे भी अप्लाई होगा अगर ट्रीटी के थ्रू, अगर वो लॉ मेकिंग ट्रीटी है तो। नेक्स्ट है इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटीज कब इनवैलिड हो जाती हैं, ये सारे रीजंस है। लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल 47, एरर और मिस्टेक इन द ट्रीटी आर्टिकल 48, फ्रॉड कमिटेड बाय अनदर पार्टी आर्टिकल 49, करप्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल 50, coercion of a representative article 51, coercion of a state article 52, not economic or political coercion, ह्यूस कोजेंस, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना ह्यूस कोजेंस। तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रीटी इनवैलिडेट हो जाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे ह्यूस कोजेंस। ह्यूस कोजेंस का मतलब क्या होता है? जस्ट कोजेंस लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ह्यूस कोजेंस होता है। ये प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सर्टेन प्रिंसिपल्स विच ऑल स्टेट्स मस्ट ऑब्जर्व प्री एम्प्ट्री नॉर्म। प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब आपको पता ही है। प्री एम्प्ट्री का मतलब होता है विच मस्ट बी ओबेड विदाउट रिफ्यूजल और एक्सक्यूज, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक नॉन डेरोगेबल सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं करना है या जेनोसाइड नहीं करना है, ठीक है। ये यूज कोजेंस हो गया कि तुम यू कैन नॉट डेरोगेट, ऐसा तुम कभी एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो कि मैंने जेनोसाइड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देयर इज नो बिकॉज फॉर जेनोसाइड, ठीक है। कुछ एक्सक्यूज नहीं है। तो आर्टिकल 53 VCLT का बात करता है ट्रीटीज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द प्री एम्प्ट्री नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ यूज कोजेंस, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि यूज कोजेंस होगा क्या, प्री एम्प्ट्री नॉर्म होगा क्या, मतलब क्योंकि ऐसे एक चीज़ स्टेबली हो नहीं सकती, लॉ हमेशा एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा एक यूज कोजेंस नहीं रहेगा। तो इन्होंने यूज कोजेंस को डिफाइन किया है, अ प्री एम्प्ट्री नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको ह्यूस कोजेंस डिसाइड करेगी वो ह्यूस कोजेंस है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचो मत इसमें। आर्टिकल 64 इमरजेंस ऑफ अ न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये 64 बात करता है। इफ अ न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ इमर्जेस, नया यूज कोजेंस आ जाए तो एनी एग्जिस्टिंग ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी जो उससे कॉन्फ्लिक्ट में है वो वॉइड हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर यूज कोजेंस आता है, यूज कोजेंस से ऊपर कुछ नहीं होता है। अब बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ की, कैसे कैसे ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। ये सारे रीजंस हैं। बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज 54B, by denunciation और withdrawal of a party आर्टिकल 56, by concluding another treaty, एक और ट्रीटी बना दी, अब पुरानी ट्रीटी की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 59, by material breach, कुछ ट्रीटी की कोई कंडीशन या ऑब्लिगेशन ब्रीच कर दी किसी एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने ट्रीटी टर्मिनेट कर दी, आर्टिकल 60, impossibility of performance आर्टिकल 61, according to provisions of treaty, ट्रीटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मतलब ट्रीटी कंप्लीट कर दी उन्होंने, टर्मिनेट का जो प्रोसेस दे रखा था वो उन्होंने उस हिसाब से टर्मिनेट कर दी। आउटब्रेक ऑफ वॉर, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गया, वो ट्रीटी थोड़ा फॉलो करेंगे। और यूज कोजेंस, ठीक है। यूज कोजेंस आ गया, नया प्रीएम्प्टरी नॉर्म बन गया और ट्रीटी उसके हिसाब से डेरोगेट कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट यूज कोजेंस तो टर्मिनेट करनी पड़ेगी ना। और रिबस सिक्स टैंथिबस का क्या मतलब बताया था मैंने कि ड्यू टू सम चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेज, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत वाइड है। तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी हो सकता है। और ये हमारा ट्रीटीज़ पे लेक्चर ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दो, लेकिन सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।
1 सेकंड लगता है, क्लिक कर दो, रेड वाला बटन है, बेल आइकन भी दबा देना। मैं रोज़ नया वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड करता हूँ, तो आपको अपडेटेड रहोगे। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो।